के साथ अभी। हाँ मैंने नहीं किया। अरे तो कल हम लोगों ने जो है इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे रिलेटेड टू द इंडक्टिव इफेक्ट। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद है कल का, तो मैं लिख के दे रहा हूँ। वी आर गोइंग हेडिंग टुवर्ड्स द एग्जाम्पल्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। या एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव। दो तरीके के इफेक्ट मैंने आपको प्लस आई और माइनस आई बताए थे, और स्टेबिलिटी के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बच्चों, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी कम। चार्ज पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, अगर चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज। ये फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था, और इसके बेस पर दो एक एग्जाम्पल्स हम लोगों ने किए थे। अब मैं आपको कुछ एसिडिक और बेसिक नेचर के एग्जाम्पल्स भी कराने जा रहा हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर प्लस आई ग्रुप है तो वो बेसिक नेचर ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीज करेगा, और अगर माइनस आई ग्रुप है तो स्पीसीज का एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा। अब इस एसिडिक और बेसिक नेचर की बात करते हैं। नंबर पहला एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा मैं ले ले रहा हूं। एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। ये एसिटिक एसिड है और ये फॉर्मिक एसिड। अब अगर पूछा जाए इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन, तो जरा इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर इंडक्टिव इफेक्ट का कॉन्सेप्ट देखा जाए तो बेटा ये जो CH3 ग्रुप है ये प्लस आई ग्रुप है, और ये जो H ग्रुप है ये भी प्लस आई। लेकिन आपको मालूम है कि हाइड्रोजन का प्लस आई निग्लिजिबल होता है और CH3 का प्लस आई पावरफुल होता है। प्लस आई इफेक्ट बेसिक नेचर बढ़ाएगा तो एसिड नेचर क्या काम करेगा, डिक्रीज करेगा। तो सीधी सीधी बात है, फॉर्मिक एसिड विल बी मोर स्ट्रॉन्गर इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द एसिटिक एसिड। तो वी आर डिस्क्राइबिंग एसिडिक नेचर। इस समय हम किसकी बात कर रहे हैं, एसिडिक नेचर। तो किसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा बेटा, फॉर्मिक एसिड विल बी मोर स्ट्रॉन्गर इन कंपैरिजन टू एसिटिक एसिड। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके मैं दिखाता हूं आप लोगों को। अगर आपको थोड़ा डीप में जाएंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो कॉन्सेप्ट काम कर रहा है बेटा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ही काम कर रहा है। CH3 में पावरफुल प्लस आई है, मतलब इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, मैं रिस्पेक्ट में कह रहा हूं। तो CH3 क्या काम करेगा, प्लस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन एटम पर बढ़ा देगा, नियरेस्ट कार्बन, एडजेसेंट कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। अब अगर एडजेसेंट कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, ध्यान दीजिए, एडजेसेंट कार्बन पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो ये जो OH बॉन्ड है इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी। क्यों, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी अच्छा होता है,
तो एच आयन आसानी से निकल जाएगा। लेकिन बात क्या है, अगर CH3 इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा दे तो फिर ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब, जब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच के एच आयन रिलीज कर रहा था। अब CH3 इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा रहा है ड्यू टू प्लस आई, तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने की अपनी जो ताकत है वो डिक्रीज हो जाएगी इसकी। इसका मतलब केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कह सकते हैं कि OH बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। इस केस में क्या है, मैं मानता हूं कि H पर प्लस आई है, लेकिन मैंने आपको बताया वीकेस्ट प्लस आई है, वीकेस्ट प्लस आई या निग्लिजिबल अमाउंट में प्लस आई है। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा? थोड़ी बहुत या ना के बराबर। तो इसका मतलब इस ऑक्सीजन को इस हाइड्रोजन से ही इलेक्ट्रॉन खींचने पड़े। अब अगर इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिल पा रही, तो ऑक्सीजन क्या काम करेगा, बहुत आसानी से निगेटिव चार्ज अडॉप्ट कर लेगा और एच आयन रिलीज कर देगा। समझ बात आ गई? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गए तो OH बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर गई, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं रहे तो OH बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर गई। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, इट रिलीजेस एच आयन वेरी इजीली। चलिए आगे बढ़ते, ध्यान दीजिए कि अगर मैं इस तरीके से बात करूं, एक बार यहां पर NO2 ग्रुप लगा देता हूं, एक बार यहां पर NO2 ग्रुप लगा देता हूं, और एक बार यहां पर NO2 ग्रुप लगा देता हूं। NO2 ग्रुप में कैसा इफेक्ट होता है? NO2 ग्रुप में माइनस आई इफेक्ट होता है, अगर आप लोगों को मालूम, और पावरफुल माइनस आई होता है NO2। NO2 कंटेन्स पावरफुल माइनस आई, यहां पर भी पावरफुल माइनस आई और यहां पर भी पावरफुल माइनस आई। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट का प्रॉब्लम ये है कि एज वी मूव फार्दर, एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस, द इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस। तो अगर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो आई इफेक्ट डिक्रीज करता जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 फोर्थ कार्बन पर NO2 है, यहाँ पर 1 2 3 थर्ड कार्बन पर NO2 है, और यहाँ पर सेकंड कार्बन पर NO2 है। तो इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, फिर इसका, और इसका बहुत कम होगा। बियॉन्ड थर्ड कार्बन एटम द इंडक्टिव इफेक्ट बिकम निग्लिजिबल, इसीलिए ये सबसे कम एसिडिक हो जाएगा और ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। पढ़ के आ रहे हैं हम लोग एसिडिक नेचर। यहाँ पर मुझे एक चीज बतानी पड़ेगी, एक रूल काम करता है जिसका नाम होता है, लिख लीजिए, रूल का नाम है बच्चों DNP रूल। ध्यान नहीं समझ में आएगा बताएंगे। DNP रूल, DNP रूल में नंबर फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट प्रेफरेंस जो आती है वो आती है डिस्टेंस। डिस्टेंस इज ऑन द फर्स्ट प्रेफरेंस। अगर डिस्टेंस सेम है तो सेकंड प्रायोरिटी हम देते हैं नंबर, कितने ज्यादा क्वांटिटी में ग्रुप लगे, और अगर नंबर भी सेम है तो हम थर्ड प्रायोरिटी देते हैं पावर। इसका मतलब पावर कम्स ऑन द लीस्ट प्रायोरिटी। बच्चे एक्चुअली पावर को हाईएस्ट प्रायोरिटी रखते हैं, ये बात गलत है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर डिस्टेंस होगा, उसके बाद नंबर होगा, उसके बाद पावर। जैसे एक आध दो एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। मैं कहता हूं कि CF3COOH, CCl3COOH, CBr3COOH और CI3COH। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो सेकंड कार्बन पर 3 फ्लोरीन लगे, सेकंड कार्बन पर 3 क्लोरीन लगे, सेकंड कार्बन पर 3 ब्रोमीन लगे, और सेकंड कार्बन पर 3 आयोडीन लगे। तो बेटा डिस्टेंस सेम है, नंबर 3 3 3 3 सब में लगे हुए हैं, तो नंबर भी सेम। अगर डिस्टेंस और नंबर सेम होते हैं तो पावर की बात आती है। तो सबसे ज्यादा पावर फ्लोरीन की है -I, तो एसिडिक नेचर इस फॉर्म में होगा। हम बात कर रहे हैं एसिडिक नेचर। चलो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं।
मैं क्वेश्चन ये कह दूं कि pKa वैल्यूज, तो ध्यान दीजिएगा कि एसिडिक नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। क्यों? क्योंकि आपने एक फॉर्मूला आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा है कि pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग Ka। Ka is the ionization constant of acid. Ka increases, acidic nature increases. pKa increases, negative logarithm, acidic nature decreases. तो acidic nature inversely proportional to pKa, या मैं लिख सकता हूं acidic nature डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka। अधिकतर pKa वैल्यूज पूछी जाती, तो जिसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा उसका pKa सबसे कम, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं CF3COH का लीस्ट pKa होगा और CI3COH का हाईएस्ट वैल्यू होगा pKa का। ये बेटा दोनों बातें मैं हाईलाइट किए दे रहा हूं, ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चे एसिडिक नेचर निकालने के बाद कभी कभी गड़बड़ी यहाँ पर कर देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो pKa वैल्यूज अगर पूछ ली जाए तो pKa वैल्यूज, pKa का जो वैल्यू होता है वो एसिडिक नेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग Ka। इस बात को विशेष ध्यान रखें। कभी कभी आपसे एसिडिक नेचर की जगह pKa की बात की जा सकती है, एंड इन दैट केस द ऑर्डर विल बी रिवर्स्ड, क्योंकि pKa वैल्यू एसिडिक नेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है भैया, ये भी ध्यान रखिए, pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग Ka। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखिए। चलिए आगे की बात करता हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या बॉन्ड स्ट्रेंथ पर भी एसिडिक नेचर पूछा जा सकता है आपसे। जैसे देखिए, एक जैसे मैं कहूं HF, HCl, HBr, HI, इसमें आपसे एसिडिक नेचर पूछ ली, तो उस केस में आप क्या करो बेटा? उस केस में बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करो। जो HX बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कुछ इस तरीके से, HF की सबसे ज्यादा, फिर HCl की, फिर HBr की, और फिर HI। HI का बॉन्ड स्ट्रेंथ वीकेस्ट, इसीलिए ये बॉन्ड बहुत आसानी से टूट जाएगा। ये बॉन्ड बहुत आसानी से टूट जाएगा, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जो एसिडिक नेचर होगा वो इंक्रीज करेगा। और किस बात पर एसिडिक नेचर डिपेंड करता है? थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर भी डिपेंड करेगा एसिडिक नेचर। एच आयन कहां से जल्दी निकल जाएगा? जहां से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा वहां से एच आयन इजीली निकल जाएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए कि मैं एक क्वेश्चन की बात करता हूं, इसकी बात पढ़ लेते हैं। मैं कह देता हूं ये है SO3H, ये है बेटा COOH, ये है बेटा OH, और ये है बेटा SH। यहां पर बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को और बढ़िया बना देता हूं।
थोड़ा कलर इस्तेमाल कर रहा हूं, ये मैं कह देता हूं SO3H का जो H आयन रिलीज हो रहा है ये HA है, COH का जो H आयन रिलीज हो रहा है ये HB है, OH का जो H आयन रिलीज हो रहा है ये HC है, और SH का जो H आयन रिलीज हो रहा है वो HB। तो ध्यान दीजिएगा, सल्फोनिक एसिड्स आर मोर स्ट्रॉन्गर इन कंपैरिजन टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सल्फोनिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर। तो इसका मतलब एसिडिक नेचर की बात की जाए तो A सबसे जल्दी रिलीज होगा, HA सबसे जल्दी रिलीज होगा, और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, दैट इज B। अब हमारा बचा एल्कोहल और SH। ये दोनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं, ऑक्सीजन और सल्फर। इनके साथ लगा हुआ H आयन रिलीज हो रहा है। OH एल्कोहल है, SH थायो एल्कोहल। H आयन रिलीज होगा तो इस ऑक्सीजन पे निगेटिव आएगा, SH में से H आयन रिलीज होगा तो सल्फर पे निगेटिव आएगा। कहां से H आयन जल्दी रिलीज हो जाएगा? अगर सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए तो आपको OH दिखाई दे रहा है कि OH से H आयन जल्दी रिलीज हो जाना चाहिए, लेकिन बेटा सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट एक लेके मत चल। मैंने बताया देखो ऊपर बॉन्ड स्ट्रेंथ आ रही है, उसके पीछे मैंने DNP रूल बताया, उसके आगे में तो एक एक कॉन्सेप्ट लेके जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व मत करना, नहीं तो गलत हो जाए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर SH और OH की अगर मैं बात करूं तो SH और OH के केस में जो है सल्फर पे जब निगेटिव आएगा तो सल्फर में d ऑर्बिटल वेकेंट, इसलिए उसमें जो निगेटिव आएगा उसमें रिपल्सन कम होगा। रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। लेकिन जब OH में निगेटिव आएगा तो ऑक्सीजन में जैसे ही निगेटिव आएगा तो ऑक्सीजन में d ऑर्बिटल वेकेंट नहीं है, ऑक्सीजन के पास ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं है। तो यहां पर जैसे ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आएगा रिपल्सन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ जाएगा, तो रिपल्सन इंक्रीज कर जाएगा, तो O नेगेटिव इज लेस स्टेबल इन कंपैरिजन टू S नेगेटिव। तो अगर S नेगेटिव का बनना ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोड्यूस करता है तो SH विल बी मोर एसिडिक इन कंपैरिजन टू OH। तो A के बाद होगा B के बाद होगा D और D के बाद होगा C। मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी मेरी बात। ध्यान रखिएगा कि बनने वाला H आयन निकलने के बाद जो बनने वाला स्पीसीज है अगर वो ज्यादा स्टेबल है तो वहां पर क्या हो जाएगा, ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। हाँ साक्षी बोलो। सर एक बार और समझा दो इसको। यस सर, इसको वो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया मुझे। हाँ मैं बताता हूँ। देखो बेटा, मान लीजिए कहीं से आप OH से H आयन रिलीज करा रहे थे और मान लीजिए आप SH से H आयन रिलीज करा रहे थे, तो यहाँ जो बनेगा वो O नेगेटिव बनेगा और यहाँ जो बनेगा वो S नेगेटिव बनेगा। दोनों में से H आयन रिलीज होगा। अब एसिडिक नेचर तो वो है कि H आयन कितनी जल्दी और कितनी आसानी से रिलीज कर दे। आसानी से रिलीज करने का मतलब है कि जो रेस्ट जो बचा हुआ है, जो इंटरमीडिएट बना, वो ज्यादा स्टेबल है। तो O नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है या S नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है? ध्यान रखिएगा, S नेगेटिव मोर स्टेबल। मोर स्टेबल क्यों मोर स्टेबल है? क्योंकि यहां पर लेस रिपल्सन लगे। क्यों लेस रिपल्सन लगेगा? क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ द d ऑर्बिटल्स, वेकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल है भैया S के पास। O नेगेटिव लेस स्टेबल। क्यों लेस स्टेबल है बेटे? क्योंकि इस पे ऑर्बिटल वेकेंट नहीं है, सेकंड शेल ही अवेलेबल है। सेकंड शेल में d ऑर्बिटल वेकेंट नहीं, d ऑर्बिटल अवेलेबल ही, वेकेंट तो छोड़ो अवेलेबल ही नहीं, सेकंड शेल में कहां अवेलेबल? तो सेकंड शेल में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बहुत ज्यादा रिपल्सन क्रिएट कर देगा, तो O नेगेटिव इन कंपैरिजन टू S नेगेटिव लेस स्टेबल हो जाएगा। O नेगेटिव क्या हो जाएगा? सेकंड शेल ही तो अवेलेबल है, तो ये क्या हो जाएगा? लेस स्टेबल हो जाएगा। तो क्या ये H आयन को आसानी से निकलने देगा? नहीं निकलने देगा, अट्रैक्ट करता रहेगा। क्यों? क्योंकि बनने वाला O नेगेटिव लेस स्टेबल है इन कंपैरिजन टू S नेगेटिव। तो कहां से ज्यादा आसानी से H आयन निकला? S नेगेटिव, SH से ज्यादा आसानी से H आयन निकल गया और बनने वाला एनायन
ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसके लिए डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो रिपल्सन बहुत ज्यादा नहीं होगा, आराम से वो उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा, जबकि यहाँ एडजस्टमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं। दैट्स व्हाई SH इज मोर एसिडिक इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द OH। समझ में आया सर? और सर SO3H और COH में क्या बताया था आपने? कौन ज्यादा SO3H स्टेबल है? सल्फोनिक एसिड है, वो उसके लिए तो ये ऑर्डर में लिखा दे रहा, देखो सल्फोनिक एसिड्स, इनऑर्गेनिक एसिड्स SO3H हाईली एसिडिक, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सल्फोनिक एसिड कहलाता है। सल्फोनिक एसिड्स, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड्स। उसके बाद फिनॉल्स, समझ बात आ गई। और फिनॉल्स के बाद एल्कोहल्स। इसके आगे भी जाना चाहो तो मैं आगे भी ले जा रहा हूं। एल्कोहल्स के बाद हमारे पास आ जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से H आयन ज्यादा आसानी से निकल आता है। उसके बाद sp3 नाइट्रोजन NH2, NH2 sp3 नाइट्रोजन, ध्यान देना sp3 नाइट्रोजन, ये याद रखिए। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से, एसिडिक नेचर के साथ, ये मैंने जो बताया ये एसिडिक नेचर, ये ध्यान रखने की बात है, एसिडिक नेचर। फिनॉल्स मोर एसिडिक हैं एल्कोहल से, एल्कोहल्स मोर एसिडिक हैं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन मोर एसिडिक है sp3 नाइट्रोजन से। एसिडिक का मतलब H आयन रिलीज होता है। एनी अदर प्रॉब्लम? ये बेटा याद रखना पड़ेगा, ये ऑर्डर ध्यान रखिएगा। ये मैंने pKa के हिसाब से आपको एसिडिक नेचर का ऑर्डर लिखा दिया, मतलब pKa का ऑर्डर ठीक रिवर्स हो जाए। देखो एक एग्जांपल और, जैसे मैं एसिडिक नेचर की ही बात करूंगा, पहला ले रहा हूं CH3OH, दूसरा ले रहा हूं CH3CH2OH, तीसरा ले रहा हूं वाटर, चौथा ले रहा हूं CH3NH2, और पांचवा ले रहा हूं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब मुझे यहाँ पर इनका एसिडिक नेचर डिस्क्राइब करना, क्या डिस्क्राइब करना? एसिडिक नेचर। एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा बेटा, ध्यान देना। सबसे ज्यादा एसिडिक आपके पास भाई एल्कोहल्स, और अगर मैं वाटर में अगर मैं बात करूं तो वाटर इज मोर एसिडिक इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द एल्कोहल्स। लेकिन मिथाइल एल्कोहल इकलौता एक ऐसा एल्कोहल है जिसका pKa वैल्यू कम आता। इसका मतलब मिथाइल एल्कोहल इज मोर एसिडिक देन वाटर, एंड दिस इज द एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी ऑफ द मिथाइल एल्कोहल, और ये आपको याद रखनी पड़ेगी। तो सबसे जो है ज्यादा मिथाइल एल्कोहल की ही बात करें, मिथाइल एल्कोहल हाईली एसिडिक होगा, और मिथाइल एल्कोहल के बाद C, दैट इज द वाटर। वाटर के बाद B इज द इथाइल एल्कोहल। मैंने कहा ऑल द एल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर, जितने भी एल्कोहल्स हैं वो वाटर से कम एसिडिक, ये ध्यान रखिए, ठीक है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि मिथाइल अल्कोहल इकलौता एक ऐसा अल्कोहल है
जो वाटर से ज्यादा एसिडिक, और इस केस में ये एक्सेप्शन है, ये बात याद रखनी पड़ेगी आप। मिथाइल अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन वाटर। उसके बाद तो अल्कोहल आ गया। अल्कोहल के बाद कौन आ जाएगा? अल्कोहल के बाद मतलब OH ग्रुप सबसे ज्यादा एसिडिक है, इसमें मिथाइल अल्कोहल पानी से ज्यादा एसिडिक है, इस बात को ध्यान रखिए। इथाइल अल्कोहल की बात करूं तो वो पानी से कम एसिडिक होगा, तो वो वाटर से कम एसिडिक है, तो वो बी बाद में आ जाए। बी के बाद हमारे पास ये नाइट्रोजन एटम बचा है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये sp3 नाइट्रोजन है और ये sp कार्बन, मतलब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। आपको मालूम है, अभी भी मैंने बताया, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन इज मोर एसिडिक इन कंपैरिजन टू sp3 नाइट्रोजन। अगर sp3 नाइट्रोजन एटम की बात की जाएगी तो sp3 नाइट्रोजन एटम, यहां मैं पूरा लिख के दे रहा हूं, sp3 नाइट्रोजन एटम और sp कार्बन एटम। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि sp3 नाइट्रोजन एटम लेस एसिडिक, तो इसका सीधा सीधा मतलब हो गया इसके बाद आ जाएगा E और सबसे कम आ जाएगा B। ये बेटा कुछ मैंने एग्जांपल्स आपको इंडक्टिव फैक्ट से रिलेटेड समझाए कि इंडक्टिव फैक्ट में एसिड नेचर किस तरीके से पूछेगा, अलग अलग तरीके से। डीएनपी रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल रहेगा आपका इंडक्टिव फैक्ट के ऑर्डर्स के लिए। बाद बाकी उससे रिलेटेड कई सारी चीजें पूछ लेता है, तो वो भी आप ध्यान रखिए। चलिए अब हम लोग, अगर मैं बेसिक नेचर की बात करूं तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है आपका, दैट इज द बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स। बेसिक नेचर की बात करूं, भाई देखो, जैसे मैं सबसे पहला एमीन्स न लेके मैं कोई और एग्जांपल ले रहा हूं। सबसे पहला मैं प्राइमरी अल्कोहल CH3CH2OH, सेकेंडरी अल्कोहल CH3CH3CHOH, और तीसरा है टर्शरी अल्कोहल की बात करूं। ठीक है, मैं टर्शरी अल्कोहल की बात, और इसमें मुझे बेसिक नेचर चाहिए, एसिडिक नेचर। यहां से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि नेचर की बात की जा रही। तो अगर मैं देखूं तो अल्कोहल्स में ऑक्सीजन पे लोन पेयर अवेलेबल, तो दीज कैन एक्ट एज ए लुईस बेस। जिनके पास लोन पेयर अवेलेबल होता है वो लुईस बेस की तरीके से काम कर सकते हैं। अगर मैं ट्रिकी गेम की बात करूं, एक ट्रिक लगा के इसका ऑर्डर निकालने की बात करूं, तो सभी बच्चे बहुत आसानी से निकाल लें। कैसे? यहाँ पे जो इफेक्ट लग रहा है वो एक तरफ से प्लस आई इफेक्ट काम कर, इथाइल ग्रुप में प्लस आई इफेक्ट। इस यहां जो ग्रुप है वो आइसोप्रोपाइल है, जिसका प्लस आई इन कंपैरिजन टू इथाइल ज्यादा, इसका प्लस आई इथाइल के कंपैरिजन में ज्यादा। और यहाँ ये टर्शरी ब्यूटाइल है जिसका प्लस आई जो है इथाइल और आइसोप्रोपाइल दोनों से ही ज्यादा। तो लेफ्ट टू राइट अगर हम जा रहे हैं तो बेटा प्लस आई पावर इंक्रीज कर रही है। प्लस आई पावर इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी। अगर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, देखो मैं एरो बनाए दे रहा हूं, सब इस कार्बन को देंगे, कार्बन मिलके इस ऑक्सीजन को देगा, तो प्लस आई पावर इंक्रीजेस, thus इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीज। बेटा अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट करेगा? बिल्कुल, इट विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन मोस्ट इजिली। ये बहुत ही आसानी से
इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। तो सबसे ज्यादा आसानी से कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? दैट इज द टर्शरी अल्कोहल विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन मोस्ट इजिली। तो टर्शरी अल्कोहल विल बी मोस्ट बेसिक इन नेचर। और ये कौन सा बेस की बात कर रहे हैं? लुईस बेस। तो टर्शरी अल्कोहल विल बी मोस्ट बेसिक। तो यहां लिख सकते हैं हेंस बेसिक नेचर इंक्रीजेस। इसीलिए हमारा जो बेसिक नेचर है वो लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज कर। तो टर्शरी अल्कोहल्स विल बी मोस्ट बेसिक। यहां से एक रिएक्शन याद दिला रहा हूं, अगर आपको याद हो तो। एक रिएक्शन है जो है ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट। ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट में टर्शरी अल्कोहल्स HCl के साथ इमीडिएट रिएक्शन शो करते हैं। क्यों? HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड और टर्शरी अल्कोहल में बेसिक नेचर सबसे ज्यादा, और HCl के साथ वीकेस्ट रिएक्शन शो करते हैं प्राइमरी अल्कोहल। इन द कैटालिटिक अमाउंट ऑफ ZnCl2 is added, then also the reaction cannot take place in cold medium. इसको ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो टर्बिडिटी फॉर्म होती है, और टर्शरी अल्कोहल इमीडिएट टर्बिडिटी फॉर्म करते हैं। तो टर्शरी अल्कोहल की इमीडिएट टर्बिडिटी फॉर्म करने की वजह से टर्शरी अल्कोहल हाईली रिएक्टिव कहलाता है। क्यों? क्योंकि उनका बेसिक नेचर ज्यादा है। तो ज्यादा बेसिक होने के कारण वो HCl के साथ जल्दी रिएक्शन कर लेते। प्राइमरी अल्कोहल कोल्ड मीडियम में कोई रिएक्शन नहीं करते HCl के साथ। क्यों? देखो, एनहाइड्रस ZnCl2 एक कैटलिस्ट प्रेजेंट है, उसके बाद भी कोई रिएक्शन नहीं करते। क्यों? लीस्ट बेसिक, तो बहुत लेस बेसिक हैं, इसलिए इनकी HCl के साथ जो है कोई रिएक्शन। HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ तेजी से रिएक्शन करने के लिए बेसिक नेचर ज्यादा होना चाहिए। तो कौन जल्दी रिएक्शन करेगा? टर्शरी अल्कोहल जल्दी रिएक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा बेसिक है। तो यहाँ से एक बहुत अच्छी चीज हमको बेसिक नेचर समझ में आई। मैं आपको याद दिलाता हूँ रिएक्शन, अगर आपको याद हो तो। एक टेस्ट होता था जिसका नाम था ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट। एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl को ल्यूकास रिएजेंट कहते थे। अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल्स के साथ ल्यूकास रिएजेंट की रिएक्शन कराता हूं LR, तो यहां पर हम लिखते थे नो रिएक्शन इन कोल्ड मीडियम। बेटे ये नीट में क्वेश्चन भी आया है कि इनमें से कौन रिएक्ट नहीं करे। नो रिएक्शन इन कोल्ड मीडियम एंड टर्बिडिटी, मतलब क्लोराइड बनेगा तो टर्बिडिटी बनेगी। OH निकल के Cl आएगा तो क्लोराइड्स बनते हैं, तो टर्बिडिटी शो होती है। टर्बिडिटी इज फॉर्म व्हेन solution is heated up to 30 minutes. 30 मिनट्स तक लगातार सॉल्यूशन को हीट करोगे तो टर्बिडिटी मिलेगी, नहीं तो टर्बिडिटी नहीं मिलेगी। मतलब नो रिएक्शन इन कोल्ड मीडियम। कोल्ड मीडियम में कोई रिएक्शन नहीं होती। क्यों? वीकेस्ट बेस एल्कोहल्स के केस में। सेकेंडरी एल्कोहल्स, और इसकी अगर मैं ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन कराता हूं तो मुझे कहना पड़ता है टर्बिडिटी फॉर्म आफ्टर 5 मिनट्स, और यहां मुझे लिखना पड़ेगा विदाउट हीटिंग। विदाउट हीट सेकेंडरी अल्कोहल का बेसिक नेचर इंक्रीज हो गया तो HCl के साथ उसकी रिएक्शन आसान। तो 5 मिनट के बाद कोई गर्म करने की जरूरत नहीं है। वेट फॉर 5 मिनट, यू विल गेट द टर्बिडिटी, मतलब रिएक्शन हो जाएगी। OH निकल जाएगा, Cl आ जाएगा, अल्कोहल हटके हैलाइड बन जाएगा।
लेकिन अगर मैं यहीं पे टर्शरी अल्कोहल की रिएक्शन कराता हूं ल्यूकास रिएजेंट के साथ, तो मुझे यहां कहना पड़ेगा टर्बिडिटी immediately formed. Immediately formed. इसका मतलब वाइग्रस रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द टर्शरी अल्कोहल, क्योंकि रिएक्शन हो किससे रही है भाई, कोई भी अल्कोहल है जैसे ROH है, मैं ये नहीं कह रहा प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी है, कंसंट्रेटेड भाई एनहाइड्राइड ZnCl2 तो यहाँ पर कैटलिस्ट, और कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन करके RCl दे रहा है ना, पूरी टोटल रिएक्शन तो यही हो रही है, RCl प्लस वाटर, टोटल रिएक्शन तो यही हो रही है। और क्लोराइड जब बनते हैं तो व्हाइट कलर के जो फ्यूम्स निकलते हैं, व्हाइट कलर की जो फ्यूम्स तो मत कहो, व्हाइट कलर का जो मतलब सॉल्यूशन में अपीयरेंस क्रिएट होता है उसको टर्बिडिटी कह रहे हैं। तो टर्बिडिटी फॉर्म कब हो रही है, जब अल्कोहल टर्शरी, क्यों, क्योंकि रिएक्शन आपकी HCl के साथ हो रही है, HCl इज ए कंसंट्रेटेड HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब हम अप टू डाउन मतलब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी पर गए, तो अप टू डाउन जाने पर जो है क्या हुआ, जैसे ही हम अप टू डाउन गए तो अप टू डाउन जाने पर क्या हुआ, बेसिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स क्या हुआ, इंक्रीजेस। तो बेसिक नेचर अगर एल्कोहल्स का इंक्रीज करेगा तो वो HCl से जल्दी रिएक्ट कर। ये मैंने आज आप लोगों को जो है कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स के बारे में पढ़ें, ठीक है।